आसिम मुनीर बेचारा कितनों की रिक्वेस्ट सुने। एक तो वो आपका कैदी नंबर 804 उसके बड़ी मिन्नतें कर रहा है, वो सुन ही नहीं रहा उसकी बात। 50,000 लोग अडियाला के बाहर खड़े हैं, रोज पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, मुल्क चलने ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा है कैदी नंबर 804 के लिए पाकिस्तान के अंदर? ये सब भी फिर चुक लेने चाहिए थे, फिर इन्हें कोई हाल नहीं। कि जो कांस्टेबल बाहर खड़ा है यही करेगा तेरे से मुज़ाकरा, तब ये कोई बात है इस तरह यार। इमरजेंसी का ऑप्शन कानून और आइन के अंदर मौजूद है, पार्लियामेंट लगा सकती है, पार्लियामेंट को उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आजम नज़ीर कारड़ मंसूर अली शाह के साथ मिले हुए हैं। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर कर लिया हुआ है। इस वक्त चीफ जस्टिस बनने की लड़ाई हो रही है। SIFC ने पिछले 11 महीने में $1 नहीं लेके आई है। क्या टेंगे का काम किया? ये जो हाईकोर्ट जाके आप कहते हैं ना मुझे जज से की इजाजत दी जाए, ये तो ऐसी है जैसे हमारे से लड़की हो गए मुझे रेप करने की इजाजत दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा नाम लुकमान है और आज बड़े अरसे के बाद, एक गैप के बाद, हमारे एनालिस्ट तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी हमारे साथ हैं और मुझे पता है कि उनके पास बहुत खबरें हैं, बहुत कुछ है कहने को। तो जल्द अज जल्द हम मुजम्मिल सोहरवर्दी के पास चलते हैं। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बचत भाई देर आपकी तरफ से थी, आपने डिलीट कर दिया मुझे। मैंने कहा नाजरीन को पता लगे कोताही मेरी नहीं है, कोताही मुबश्शिर साहब की है। बिल्कुल, उस वजह से मैंने टीम के कुछ अफराद भी फारिग कर दिए, नए आ गए हैं आप। मैं तो आई लव द मुबश्शिर लुकमान डिजिटल ऑडियंस, बहुत अच्छी ऑडियंस है। एंड दे लव यू, मैं आपको ये बताऊं, दे लव यू एंड दे वांट अस टू बी ऑनेस्ट एंड द ऑनेस्टी इज कि मुजम्मिल साहब अब महंगाई से गुजारा नहीं हो, ये बिजली के बिलों से गुजारा नहीं हो रहा, घर के किराए उससे ज़्यादा बिजली के बिल हो गए हैं और हुकूमत ने जाके आपकी उसी तरह IPPs के साथ दोबारा से साइन कर लिया। और जो लोग अब शोर मचा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उमर अयूब वगैरह, ये खुद क्रिमिनल्स हैं क्योंकि ये पहले कर चुके हैं और अब आके शोर भी मचा रहे हैं। अवाम का क्या कसूर? इस शर्त नहीं देखें, नहीं पाकिस्तान में जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो इस वक्त हमारे मुल्क को दीमक की तरह खा रही हैं। इन एनर्जी प्राइसेस के तहत साथ मुल्क का सर्वाइव करना कॉमन मैन के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सैलरीड के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा। तो लिहाजा ये एनर्जी प्राइसेस तो नीचे लाने के लिए मुझे तो बड़ी हद तक उम्मीद थी कि ये जिन अमीर लोगों के या जिन कारोबारी लोगों के IPPs है, ये वॉलंटरली इस सारी गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत में वॉलंटरली एक दिन मीडिया के सामने आएंगे और कहेंगे कि हम अपने रेट्स, अपनी कैपेसिटी पेमेंट सब कुछ रिवाइज करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब सवाल पाकिस्तान का है, तो वो आपने बहुत अच्छा मुनाफा कमा लिया, अगर आपको थोड़ा लॉस भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं, ये वो गुलवतनी का तकाजा है। देखिए मैं मियाँ मच्छा से रिक्वेस्ट करता हूँ, रज़ाक दाऊद से रिक्वेस्ट करता हूँ, नदीम बाबर से रिक्वेस्ट करता हूँ और भी जिन लोगों के है सबसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि यार मुल्क नहीं चल पा रहा, पाकिस्तान है तो मंशा है, पाकिस्तान है तो रज़ाक दाऊद है, हम फॉरवर्ड। वो ना ये कहेंगे कि हुकूमत आपका बाजू मरोड़ेगी, हुकूमत कोई कानून साजी करके आपसे ज़बरदस्ती कराए। यू पीपल शुड कम फॉरवर्ड और कहेंगे नहीं हम करने को तैयार हैं, लेट्स सिट टुगेदर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इनको सबको सामने आना चाहिए, ये इनकी खामोशी मुजरमाना खामोशी है। आप ऐसी बात कह रहे हैं कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ला नहीं, देखिए मेरी बात है, मैं ना दूध की रखवाली के लिए बिल्ला पालने की बात कर रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि हु इज़ एट फॉल्ट। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स फॉर, जब आप मुल्क के लिए बात करती हैं, जब आप टॉपिक्स को ये लोग मुल्क के लिए करना होता तो यहाँ तक नौबत आई होती, कैसी बात कर। नहीं सर, देखें बहरहाल मैं आपके चैनल से इन सब से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करते हैं हम कि फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान कम फॉरवर्ड एंड से बेज़मीर लोगों से आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे, क्या बात कर रही? देखिए मतलब पाकिस्तान नहीं रहेगा तो एक ही करेंगे, मतलब मेरा ख्याल है कि अब तो पाकिस्तान एक सेंट किट्स में की नेशनलिटी है, एक के पास ग्रेनेडा की है और पता नहीं कहाँ की है, हर एक की प्रॉपर्टियाँ UK में है, हर एक की प्रॉपर्टियाँ जो है वो आयरलैंड में है। आप क्या बातें कर यार, वो यार MCB तो पाकिस्तान में ही है ना, डिस्कॉन तो पाकिस्तान में ही है ना, कितने ले जाएंगे अपने कारोबार सारे, पैसा तो एम्पोरियम तो पाकिस्तान में ही है ना,
मेरा मतलब पैकेजेस मॉल तो पाकिस्तान में ही है ना, सब कुछ तो पाकिस्तान, ये सब कुछ भी उठा के हाथ में रख के ले देंगे, बनाया पाकिस्तान से है, सब कुछ है पाकिस्तान के लिए। तो मेरा मतलब किसान की एक गाय नजर आ रही है और किसान को वो गाय जो है बीमारी नजर आ रही है, उसको पता है कि वो सिर्फ चारा खाती है, दूध नहीं देती, उसकी वजह से वो उसको ज़िबा करने को तैयार। देखिए मुबशर, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और अगर वो रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे तो फिर मैं कहूँगा कि शबा ये सब भी फिर चुक लेना चाहिए, देने फिर इन्हें कोई हाल नहीं। जैसे अगर कि मेरा मतलब हाँ, फिर इनका ना मेरा मतलब फिर पहले इनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ये नहीं मानते तो फिर आसिम अली से रिक्वेस्ट कर लेंगे। पहले तो इन्हीं से रिक्वेस्ट। आसिम मुनीर बेचारा कितनों की रिक्वेस्ट सुने। एक तो वो आपका कैदी नंबर 804 उसके बड़ी मिन्नतें कर रहा है, वो सुन ही नहीं रहा उसकी बात। देखिए कैदी नंबर 804 इज अ नॉन इशू, वो आसिम मुनीर के लिए कोई इशू नहीं है ना। मेरा मतलब है कि आसिम मुनीर को क्या प्रॉब्लम है कैदी नंबर 804 से? उसने कौन सा पाकिस्तान हॉस्टेज किया हुआ है? 10,000 50,000 लोग अडियाला के बाहर खड़े हैं, रोज़ पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, मुल्क चलने ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या हो रहा है कैदी नंबर 804 के लिए पाकिस्तान के अंदर? क्या आसिम मुनीर को बड़ी परेशानी हो गई है कैदी नंबर 804 से? थिंग्स आर नॉर्मल। उसकी अपनी पार्टी देखिए, एपी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉपरेट कर रही है। ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट में है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉपरेट कर रही है, पार्लियामेंट चल रही है, सेनेट चल रहा है ना, चल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है हमें? मतलब वो उसका निज़ाम चल रहा है। जो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मियां मंशा रज़ाक दाऊद से, उनकी वजह से मुल्क का निज़ाम नहीं चल रहा। कैदी नंबर 804 की वजह से तो पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है, वो जेल में है, हम उसको जेल में रखने के लिए आयुष्मान है वो। उसके साथ आसिम मुनीर साहब बहुत ज्यादती कर, उन्होंने कहा अच्छा। मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मुज़ाकराती टीम का सरबराह बना दिया कांस्टेबल शाहिद को, कि जो कांस्टेबल बाहर खड़ा है यही करेगा तेरे से मुज़ाकरा। तब ये को बात है इस तरह यार। आप मेरी बात सुने, एस्टेब्लिशमेंट जब भी दो लोगों में मुज़ाकरात होते हैं, उन दोनों की ज़रूरत होती है तो मुज़ाकरात। इस वक्त मुझे नहीं लगता एस्टेब्लिशमेंट की कोई ज़रूरत है पीटीआई से या इमरान खान से मुज़ाकरात करना। देखिए सियासत है, पॉलिटिक्स है, ज़रूरत का खेल, चाहे देयर इज़ नो चाहे। जब ज़रूरत होगी ज़रूर मुज़ाकरात हो जाएंगे। इमरान खान को उस मौके, इमरान खान ने कुछ मौक़े गंवाए हैं जब मुज़ाकरात हो सकते थे, और उन्हें कुछ ऐसे मौक़ों का इंतज़ार करना चाहिए जब मुज़ाकरात हो सकेंगे। इस वक्त करंट सिचुएशन में मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आती जब एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से बात करने की ज़रूरत हो। माइनस इमरान खान, निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है और वो हैप्पी है उससे। अच्छा जी, अब आपको ज़रा सीरियस बात बताओ, पता नहीं आपके चैनल तक कितनी पहुंची है कि नहीं, लेकिन कल सुबह को वेस्ट में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है और कहा जाता है कि 2 ट्रिलियन से ज़्यादा डॉलर जो है वो वाइप आउट। और हम कोविड के दिनों वाला, अब बल्कि उसके बाद सबसे बड़ा बहरान जो है, ये इकोनॉमिक बहरान, ये अब वर्ल्ड को हिट करने वाला है। जब ऐसी चीज़ होती है तो उसका कहीं ना कहीं असरात पाकिस्तान तक भी आएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ख़तरे में रहेंगी अब, और लोगों की जब वेस्ट में बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी तो हमारी एक्सपोर्ट डायरेक्टली हिट होगी। इससे बचने के लिए कुछ सद्देबाब हम कर रहे हैं। मुझे एक वाक़या याद आया ना, एक गांव में सैलाब आ गया, सब कुछ डूब रहा था, सब अपना अपना कीमती सामान जो है ना वो सैलाब से बचाने के लिए किसी ने सर पे रखा हुआ था, कोई तिजोरी उठा रहा था। तो मुझे ऐसा एक फाका मस्त जो है ना वो छत पे खड़ा होकर नाच रहा था। लोगों ने पूछा तुम क्यों नाच रहे हो? उसने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं बचाने के लिए। मेरा किन्नी का एक्सपोर्ट्स ने जुड़ियाँ बचा लिया। मेरा मतलब जो साड़ियाँ एक्सपोर्ट्स होते साढ़ा है हाल हुए बशीर साहब। मेरा मतलब है 22-30 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें भी टेक्सटाइल बहुत नीचे है। मेरा मतलब है कि आगे आईटी पे काम हो रहा है, सर्विसेज पे काम हो रहा है। तो क्या था 8-10 बिलियन का 5 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। रेमिटेंस, लोग बाहर जा रहे हैं, रेमिटेंस, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को कोई इफेक्ट इतना पड़ेगा। वो मुल्क सोचें जिनकी 100 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है, जिनकी 150 बिलियन की एक्सपोर्ट है, जो 70 बिलियन की एक्सपोर्ट है, जो खड़े एक्सपोर्ट्स में है। हमारा क्या एक्सपोर्ट्स पे हमारा क्या दर?
बड़ा अच्छा कहा आपने आईटी का। वो अलग बात है कि पूरे मुल्क में इंटरनेट ही नहीं चल रहा, 4G नहीं चल रहा, कई कई ऐप्स बंद हैं, वो आप आईटी में हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, ये कैसा ऑक्सीमोरॉन? मतलब कि ट्विटर बंद होने वाला IT दी स्पोर्ट्स डिग पैन गया। काफी फर्क नहीं मेरा मतलब है एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी IT के एक्सपोर्ट्स हैं लिंक्डइन एंड अपवर्क और इस किस्म के प्लेटफॉर्म थे जो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। IT की एक्सपोर्ट्स का ट्विटर से कोई ताल्लुक नहीं। ट्विटर से ताल्लुक है उस शोरों का जो मुबशर लुकमान में चाहता है। नहीं यार, अपना फोर यार, जिस जगह आपका फॉलोअर ना हो तो आप समझते हो उसकी अहमियत ही नहीं है, ये कमाल की बात है ना। देखिए ट्विटर, मैं नहीं समझता कि ट्विटर का IT बिजनेस से कोई ऐसा ताल्लुक है। हर हर सोशल जो टेक्नो ऐप है उसका है ताल्लुक आईटी। अमेरिका टिकटॉक में पाबंदी लगा देता है, फिर क्या है? ये तो ट्रेड बार्गेन है ना जी। आप मेरी बात सुन रहे, चाइनीज ऐप्स पे वेस्ट पे पाबंदी नहीं लग जाती। वो चाइना जो है वो वेस्टर्न ऐप्स पे पाबंदी लगा देता है, तो क्या वो चल नहीं रहे? मेरा मतलब आप इस तरह आह्वान खड़ा करें वो बच्चे लोग मानता वो एक वजह पे मुल्क नहीं खड़े हुए ना। आप अपना जो है, आपके पास कुछ भी नहीं है। एक आप कहते हैं आईटी में एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ानी है, लेकिन इंटरनेट की स्पीड आप सही नहीं लोगों को दे रहे। आपकी टेलको कंपनीज जो है 4G का चार्ज करती हैं, 4G दे नहीं रही हैं। आपको ये नहीं पता कि जिस तरह IPPs लूट रहे हैं मुल्क को, टेलको कंपनीज भी लूट रही हैं। आपको इन चीज़ों का एहसास भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, लेकिन मैं मुत्तफिक हूँ, इस पर भी काम होना चाहिए। मैं कोई यहाँ टेलको कंपनीज का पूरा डिफेंडर बन के तो आपके सामने नहीं बैठा। अगर इंटरनेट सही देना चाहिए, 5G खोलना चाहिए मुल्क के अंदर, 5G के टेंडर्स ऑप्शन होने चाहिए, इंटरनेट स्पीड बेहतर होनी चाहिए, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को वर्सटाइल करना चाहिए। हमने बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल पर डिपेंडेंस की है और ये टेक्सटाइल सेक्टर ने कुछ डिलीवर नहीं किया। ये सिर्फ रिबेट्स ले लेके और सस्ती गैस, सस्ती बिजली ले लेके मुल्क को खा रहे हैं। $1 के डॉलर के लिए $3 हम $3 हमसे चार्ज कर लेते हैं। मैं समझता हूँ ये रिबेट्स पे और ये सब्सिडी पे खड़ी हुई एक्सपोर्ट्स को एक्सपोर्ट्स में। अच्छा जी, अब ये वक्त आ गया है कि इस्लामाबाद में इस वक्त हर आदमी अपनी अपनी CV लेके फिर लोगों को यकीन हो गया है कि ये सिस्टम में तब्दीली आ रही है। और क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऐसे लोगों का मुझे पता है जो CVयां लेके घूम रहे हैं? लेकिन पहले लोग कह रहे थे मुल्क में इंतखाब ही नहीं होना, ये जो केयर टेकर है ना, ये 2 साल चलेंगे, ये 3 साल चलेंगे, मुल्क में इंतखाब ही नहीं होना। और मैं तब भी आपको कहता था कि इंतखाब हो जाएंगे और इंतखाब का रास्ता नहीं रुक सकता। अब भी मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। ये जो CVs लेके पहले भी बहुत सारे लोगों का जो निगरान आए थे वो अपनी तरफ से 2-2 साल के लिए आए थे, 3-3 साल के लिए आए थे। उनका ख्याल था कि वो और ठीक कर सकते हैं और उनको 2-3 साल तक चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं अब भी नहीं समझता कि कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होने जा रहा है, या मैं ये नहीं समझता कि इस सेटअप को रैप अप किया जा रहा है। इमरजेंसी लगने की उम्मीद है, लेकिन जो चीज़ आइन कानून के अंदर रह के लगाई जा सकेगी वो ज़रूर, उन ऑप्शंस को मैं रूल आउट नहीं करता। इमरजेंसी का ऑप्शन कानून और आइन के अंदर मौजूद है, पार्लियामेंट लगा सकती है, पार्लियामेंट को उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा मैं उसको रूल आउट नहीं करता। लेकिन अभी फौरी मुझे ऑन द कार्ड्स भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो चीज़ आइन कानून के अंदर है वो ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल किया जाए। तो क्या ख्याल है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए जस्टिस काजी फाइसा साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो। अब टाइम गुजर गया। नहीं, टाइम गुजरा नहीं है। देखिए, नजर षानी की दरख्वास्त लगनी है अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू में, और वैसे भी गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास कर रही है उसके बाद जो 8 जजों का फैसला है वो काबिल अमल तो नहीं रहेगा। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया एक दफ़ा कि क्या पार्लियामान अपनी कानून साजी से अदालती फ़ैसले ख़त्म कर सकती है, जुडिशल ऑर्डर्स को ख़त्म किया जा सकता है थ्रू पार्लियामानी कानून साजी। मेरी ज़ाती राय ये है कि पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फ़ैसले ख़त्म कर सकती है। मैं उसकी लोगों को ये मिसाल देता हूँ कि 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद लोगों को तायात नाअहल किया। एक नवाज शरीफ को नहीं किया, जहांगीर तरीन को किया, ये 5-7 लोग थे जो हुए।
पार्लियामेंट ने कानून साथी से उनकी नाअहली खत्म करके 5 साल कर दी। अदालती फैसलों में तो ताहयात नाअहली लिखी हुई है, लेकिन अब वो सब पार्लियामेंट के दोबारा इलेक्शन लड़े थे, कोई जीता कोई हारा। लेकिन सवाल ये है कि अदालती फैसला पार्लियामेंट की कानून साजी से ख़त्म तो हुआ, तो इसीलिए अदालती फैसले पार्लियामेंट की कानून साजी से ख़त्म हो सकते हैं, और ये जो इलेक्शन एक्ट की तरमीम है वो अदालती फैसला ख़त्म कर देगी। लेकिन इसके नतीजे में क्या हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें मिल जाएंगी, वो मुमकिन नहीं। उसके लिए फिर अदालती फैसले की ज़रूरत होगी। जो नया कानून आएगा उसके मुताबिक कोई अदालती फैसला लाना पड़ेगा, या इलेक्शन कमीशन को नए कानून के तहत नोटिफाई करना पड़ेगा। तमाम अगर ये सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को काजी फैज़ की रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी मिल गई तो एक्सटेंशन हो जाए। अगर सीटें मिल गई 2/3 बन गई, अगर ना बनी तो फिर मंजूर है। तो फिर मंसूर अली शाह साहब तो इस वक्त आप लोगों से नाराज बैठे हैं, लगता तो यही है। वो चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं ना। इस वक्त कोई लड़ाई आइन कानून की नहीं हो रही। इस वक्त लड़ाई ये नहीं है कि मखसूस नशिस्तें आइन और कानून के तहत किसको दी जा सकती हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस बनने की लड़ाई हो रही है, और उस लड़ाई में मखसूस नशिस्तों के केस को एज टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। मंसूर अली शाह एज टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, और बाकी जजिस का ख्याल है कि ये हुक्मरान इत्तेहाद को देनी चाहिए। ये फुटबॉल बन गई हैं ये सीटें सुप्रीम कोर्ट के अंदर की लड़ाई की। तो फिर अपना आज़म नज़ीर तारड़ साहब को एक ऐसी बेहंगम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत थी जिसमें कहते हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा को तौसीह देने की, उससे आपने बाकी जजेस को नाराज़ कर। हाँ, ब्लंडर्स रहती। मैं आपसे, अगर इस हुकूमत में कोई बड़े ब्लंडर्स हुए हैं तो उसमें ये एक ब्लंडर हुआ है जो ये सांप आप पटारी से बाहर लिया है बहुत से पहले, और मैं समझता हूँ इट वॉज अ बिग पोलिटिकल ब्लंडर बाय आज़म नज़ीर तारड़। और तारड़ साहब के बारे में यही बात है कि वो मंसूर अली शाह वगैरह के साथ इस हवाले से मिले हुए हैं, वो काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ मंसूर अली शाह के साथ मिले हुए हैं। यस, बड़ी डीप स्टेटमेंट है ये। यस। जिम क्या करते हैं दोनों? बस अटॉर्नी जनरल और आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो मंसूर अली शाह के साथ है, और वो सबको यही कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह आ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, और वो उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियाँ काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ है। इस डिवीज़न नहीं, ये जो डिवीज़न है इसने मरवाया है। तो फिर वो जो 2 नए जजेस अभी बने थे उन्होंने क्यों आपके खिलाफ फैसला दे दिया? पहला तो जजमेंट उनका आपके लिए होना चाहिए था। मेरे लिए मैंने बनाया, नहीं, मैं था कि जिसने भी बनाया उनके लिए होना चाहिए था। उनको बनाया मंसूर अली शाह ने। यार सबको पता है मंसूर अली शाह के वोटों के बगैर वो नहीं बच सकते थे। अच्छा, दार तारिक को मंसूर अली शाह ने वोट नहीं डाला, मंसूर अली शाह ने वोट नहीं डाला। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर कर लिया हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की वजह से। इस वक्त काई साहब की सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं चलती। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में है कि 3 रुकनी कमेटी है जो केस लगाती है, जो सब कुछ करती है। वो 3 रुकनी कमेटी में अब काई साहब सिंगल रह गए हैं, और मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर का जुट बन गया है। वो मिलकर काई साहब के खिलाफ फैसले कर रही हैं और काई साहब को आउट कर रही हैं। तो आप समझे काई साहब चीफ जस्टिस, काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस होते हुए भी ओएसडी हैं, और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना होते हुए भी चीफ जस्टिस हैं। अच्छा जी, तो वो मुझे अभी याद आया आपकी बातों से, बड़े मियाँ साहब किधर हैं आजकल? बड़ा अरसा हो गया, उनकी गायब ही हो गया। ये मरी में पिछले दिनों उन्होंने एक्टिविटी की है, सबको मिली है, बाकी हुकूमतें चल रही हैं, वो क्या कहें। हुकूमतें चल रही हैं, वो चला रही हैं, तो आप वो क्या करें, रोज़ अपनी हुकूमतों को पढ़ जाएं। अभी ये हुकूमतें ऐसी भी नहीं है जिनकी तारीफ़ की जा सके, और ऐसी माहौल भी नहीं है कि इनकी बात तारीफ़ी की जा सके, तो खामोशी बेहतर नहीं है। तो और कोई अच्छे हालात की उम्मीद है? जी, मैं आई एम ऑप्टिमिस्टिक। मेरा ख्याल है ये प्राइवेटाइजेशन को आगे गेयर अप करना चाहिए। कल भी जो फैसले हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हवाले से, और अगर हम ये IPPs वाला मसला हल कर लेते हैं और प्राइवेटाइजेशन को आगे लेके चलते हैं, IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड हो जाता है, तो थिंग्स विल बी पॉजिटिव। यार, आप अपना ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे हंसने को दिल कर। कोई नहीं, हंसा भी करेंगे यार। आप हर वक्त रोते रहते हैं, कभी हंसा भी करेंगे। सुन ले, डिस्कोर्स को आप बात में प्राइवेटाइज करना, पहले PI को तो कर लो जिसकी सारी पेपर वर्क और तैयारी मुकम्मल है, वो तो आपसे हो नहीं रही है। एयरपोर्ट कर रही है, नहीं मूविंग हेड हो जाएगा।
कहाँ पे हो रही? असल में प्राइवेटाइजेशन का सारा काम अब जो है ना, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री से SIFC ने टेक ओवर कर लिया है। पहले उसको प्राइवेटाइज माजरत के साथ SIFC ने पिछले 11 महीने में $1 नहीं लेके आई है। क्या टेंगे का काम किया? SIFC का काम सिर्फ बाहर से डॉलर लाना नहीं है, आप मिसकंसीव ने। SIFC का अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम किया है, जिसकी वजह से हमारी कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ी है, इंडस्ट्री बढ़ी है, एग्रीकल्चर में काम किया है, ये कार्बन क्रेडिट्स में काम किया। मुल्क के अंदर को भी ठीक करने के लिए हमें ऐसा की जरूरत है। ये हमारा अफसरशाही का निज़ाम तो मुल्क के अंदर की इकॉनमी भी ठीक नहीं सकता। अफसरशाही को एक कानून साजी करें, कम कर दे, वो तो आपसे होती नहीं है। मुबशर लकमान साहब, आप तो फिर चाहते हैं कि मेरे वाले कत्ले आम कर दें, तो फिर मेरे से तो होता नहीं है। खुद ही कर लें, आपको हम हुक्मरान बनाते हैं, आप कर लें। ये तो फिर मेरा मतलब है कि आप आइन के पीछे छुप जाते हैं। जब अपना मतलब होता है तो आइन चेंज हो जाता है, जब अवाम की जरूरत होती है तो हम मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते नहीं नहीं यार, नहीं, आइन के पीछे नहीं छुपते, अदालतों के पीछे छुपते हैं। जितने टैक्स के केसेस हैं, अदालतों को उनका फैसले करने चाहिए। कोई टैक्स चोर को अदालतों को स्टे नहीं देना चाहिए। ये शुगर मिल माफिया, सीमेंट माफिया, टोबैको माफिया, इनको अदालतों से स्टे मिलते हैं, इनको नहीं मिलने चाहिए। इस मुल्क की अदलिया को ये समझना चाहिए कि उसके स्टे ऑर्डर ने, इकोनॉमिक स्टे ऑर्डर्स ने पाकिस्तान को इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ लेके गए। नहीं तो ये भी तो हो सकता है कि अपना किसी का मतलब हो, क्या भाई किसी का इंटरेस्ट भी तो हो सकता है। सर, बस बात इंटरेस्ट से पाकिस्तान पर है। मैं तो आज के वीलॉग में कारोबारी और जजेस से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के माशी मामलात को गिराने से बचाएं। ये कारोबार आगे जब हम इनसे नाउमीद हो जाएंगे, फिर हम दूसरी तरफ अपील करेंगे कि पाई डंडा लेके आ जाए, है नहीं जमन। यार आप लोग अपना जो है ना वो भाई डंडा लेके आ जाए, तब उसके डंडे की भी ताकत शायद कम हो जाए, क्योंकि इतनी पोलराइजेशन है। डंडा भी शायद कोई पोलराइजेशन नहीं है। आप लोग ट्विटर, सोशल मीडिया से वो भाई 2-10 बंदे इकट्ठे नहीं होते। कर लो 50 बंदे मुझे डाला नील के बाहर इकट्ठे करके दिखाओ। कोई इनसे अच्छी तो जमात इस्लामी है, जिसने 5,000 बंदा ले आके मैं कोई खड़ा तो किया हुआ है। नहीं, जमात इस्लामी पर बहुत ज़्यादा बंदा है और जमात इस्लामी का स्टांस जो है बहुत एक्यूरेट है। मैं उनके साथ सुबह आप मुझे एक बात बताएं, क्या जमात इस्लामी के धरने ने ये बात साबित कर दी है कि कंटेनर लगा लो, रुकावटें खड़ी कर लो, हाई कोर्ट से रुकवा लो, अगर आप पार्टी के अंदर जान है तो वह पॉलिटिकल एक्टिविटी कर लेती है। ये जो हाई कोर्ट जाके आप कहते हैं ना मुझे जज से की इजाज़त दी जाए, ये तो ऐसी है जैसे आप किसी लड़की होता है मुझे रेप करने की इजाज़त दी जाए। यार आप अब ड्रैकुला कमर ना बने कलीला। नहीं, मेरा मतलब है, कभी हुकूमतों ने अपने खिलाफ एहतजाज की इजाज़त दी है? कोई हुकूमत एहतजाज प्लेट में रख के देती है? एहतजाज छीनना पड़ता है यार। देख लो जमात इस्लामी ने कर लिया, मौलाना फजलुर रहमान कर लेते, आप भी कर लें। 10 बंदा आप इस्लामाबाद में जमा कर रहे, DC इस्लामाबाद की जरूरत है आपका एहतजाज रोक ले। बताए आपके 500 नहीं होते, रेटा आप ऐसे करते हैं जैसे आप बड़ी शिकायत। वैसे जमात इस्लामी के धरने की जितनी तारीफ की जाए कम है, और वो खालिसतन अवाम की ज़रूरत के लिए हो रहा है, अपनी सियासत के लिए नहीं हो रहा है। आई एग्री जी। मैंने तो आफत नईम रहमान साहब को कहा है कि मंशा के रज़ाक दाऊद के सारे IPP मालकान के घरों के बाहर धरने दें। वो कह रहे थे आप मुल्क में फसाद कराना चाहते हैं, हम चाहती है हुकूमत उनके घरों के बाद जाके उनसे निगोशिएट करें, क्योंकि अगर आवाम उनके घरों में पहुँच गई तो फिर उनके लिए रहना मुश्किल होता है। मैं हाफिज़ नईम रहमान को बहुत सालों से ज़ाती तौर पर, और मेरा उनसे बहुत मिलना जुलना है। मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, वो कभी गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं करते। बात फिर इसीलिए अभी तो हम इन कारोबारी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई पाकिस्तान के लिए आप लोग कोई होश के नाम लें। वो रंजीत सिंह की बीवी का ना एक जो था ना नौकर, बड़ा पेट नौकर, वो ट्रांसजेंडर था। तो जब हमला हो गया, उसका नाम पिस्सू था, तो जब हमला हो गया ना अंग्रेज़ का, रंजीत सिंह की हवेली पे गोला गिरा, तो उसने पिस्सू को बुलाया। दिलजीत कौर उसका नाम था। कहती पिस्सू इधर आ, लगता फरंगी ने हमला करता, आपा की करिए। कहता मालकन जे गल पिस्सू तक आएगी फिर कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना ही करो, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो अब ये आप पिस्सू किसको कह रहे हैं? मैं पिस्सू हुकूमत को कह रहा हूँ कि जब मिन्नत तरले पे बात आई है, मिन्नत तरले भाई मेरे मुबशर भाई, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं आपको रिक्वेस्ट से मना लूँ।
बट ठीक कल मानते हैं, कल कोशिश करते हैं जब मिलेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अपनी राय जरूर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।